नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो मेधा का छठा पाठ है नीलकंठ, उसका आगे का भाग करेंगे। यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि लेखिका जो है वो स्टेशन से वापस आते समय एक चिड़िया बेचने वाले के घर जाती है, दुकान में जाती है, और वहाँ पर वो मोर के दो बच्चों का मोल भाव कर रही है। और जो दुकानदार है वो उसका नाम बड़े मियाँ है। बड़े मियाँ मोर के दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बेचने के लिए लेखिका को उसका मोल भाव कर रहे हैं, उसका बार्गेनिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसे जो चिड़ी मार ये मोर के बच्चे दे गया था उसने उसके 30 रुपए लिए थे। तो यही सारी बातें वो कर रहे हैं। और अब आगे इसीलिए 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। यानी लेखिका ने कहा कि उन्होंने चिड़ीमार के 30 रुपए और ये जो बड़े मियाँ थे उनको 5 रुपए और इनाम देकर, यानी कुल 35 रुपए देकर वो चिड़ियों का, वो मोर का जोड़ा उठाकर अपनी गाड़ी में रखा। तो वो जैसे लग रहे थे, वो जो चिड़िया है वो जीवित हो गया, यानी हिलता हुआ नजर आया। दोनों मोर के बच्चे छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़े की सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। यानी दोनों चिड़िया के बच्चे, जो मोर के बच्चे जो थे, वो पिंजड़े के अंदर इस तरह से हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो उड़ने वाले हैं, यानी पिंजड़े को लेकर ही वो उड़ने वाले हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है मोर कहकर आपको ठग लिया गया। यानी जब मैं घर पहुंची, उन बच्चों को मोर के बच्चों को जिसने भी देखा, उन्होंने कहा कि ये जो चिड़िया के बच्चे हैं ये मोर के नहीं, ये तीतर है, आपको बेवकूफ बना दिया गया। इस पर अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगते हैं, यानी पर यानी पंख लगे होते हैं। सुरखाब जो है वो सुंदर चिड़िया, रंग बिरंगी एक सतरंगी चिड़िया को कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मोर के क्या ऐसे सतरंगी चिड़िया के पर लगे होते हैं कि देखते ही समझ में आ जाए। है तो पक्षी ही, और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ ना होने के कारण उपेक्षा योग्य पक्षी है। यानी तीतर और बटेर जो है वो थोड़ी गोल गोल मोटी मोटी चिड़िया होती है, तो उनके, वो लेखिका ऐसे कह रही है कि उनकी लंबी पूंछ नहीं होती है, तो वो क्या, उनको क्या हम क्या कहते हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनको उपेक्षा की नज़र से या अपमान की दृष्टि से देखते हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोल दिया, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। यानी पहले लेखिका ने क्या किया, उसके वो जो 2 बच्चे थे उसको ले जाकर अपने पढ़ने वाले यानी स्टडी रूम में छोड़ दिया, और एक कटोरी में पानी और छोटे छोटे सत्तू से गोलियां बनाकर रख दी। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गई। यानी वो तो पहले छोटे से एक पिंजड़े के अंदर थी, तो वो जैसे ही कमरे में आई खो गई, मतलब इतने बड़े कमरे में वो थोड़ा सा एक्साइटेड होके घूमने लगी। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी इसके बाद कभी वो अलमारी के पीछे छिप जाती, कभी खाट के नीचे, कभी टेबल के नीचे, कभी चेयर के नीचे, इस तरह से वो घूमती ही रही। और फाइनली वो उन्होंने क्या किया, जिसमें मैं अपने डस्टबिन में मैं पेपर्स, बेकार कचरा पेपर्स फेंकती थी, उसी के अंदर उन्होंने अपना घोंसला बना दिया। 2-4 दिन वे ऐसे ही दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। यानी 2-4 दिन तक उस पर्यावरण में या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो दोनों चिड़िया जो थी इधर उधर घूमती रहती, लुका छिपी करती, छुप जाती, कभी भी सामने नहीं आती थी, और रात होने पर वो जो रद्दी वाली टोकरी थी उसी के अंदर आकर बैठ जाती। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर अचानक प्रकट हो जाती। यानी उसके बाद उसको जैसे पता चल गया कि यही उनका घर है, उसे यहीं पर रहना, उन दोनों को यहीं पर रहना होगा, तो धीरे धीरे वो क्या है, कभी मेरे टेबल के ऊपर, कभी चेयर के ऊपर, और कभी मेरे सिर के ऊपर आकर बैठ जाती। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। यानी खिड़कियों में उसके लेखिका के घर की जो खिड़कियां थी उनमें उसने जाली लगा कर रखी थी, पर जो दरवाजे थे उन्हें हमेशा बंद रखना पड़ता था, नहीं तो वो बाहर जा सकती थी।
जब मेरा कमरा चिड़िया खाने जैसा होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। यानी जब वो लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप को इस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर चुकी थी और उसके बाद जब मेरा कमरा वो कबाड़ा खाना बनने लगा, क्योंकि वो जो है वो घूमती रहती थी, कचरा फैलाती रहती थी, तो बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने बहुत मुश्किल से दोनों मोर और मोरनी दोनों चिड़िया के बच्चों को पकड़कर जो बड़ा वाला लेखिका के घर में एक बहुत बड़ा सा पिंजड़ा था, जाली घर जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे पशु पक्षी थे, वहाँ पर ले जाकर उसे पहुँचाया गया और उसको जीव जंतुओं का निवास स्थान था। बाकी जो जीव जंतु थे वो वहीं पर रहते थे, अब वो भी उनको वहाँ ले जाकर उन्होंने रखा। दोनों नवागंतुक ने पहले से रहने वाली पक्षियों के बीच कौतूहल जगा दिया। यानी वो दोनों नवागंतुक थे, यानी नए आने वाले थे, वहाँ पर आए हुए जीव जंतु थे। तो वहाँ पर जो पुराने पक्षी और जीव जंतु रहते थे, उन लोगों ने जब इनको देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। यानी जब कबूतरों ने उनको देखा तो वो अपना काम छोड़कर इसके आसपास ही घूमने, इन दोनों के आसपास ही घूमने लगे और गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। यानी जो बड़े खरगोश थे वो जैसे किसी स्पेशल जगह पर जाएं तो वहाँ पर जो वहाँ लीड करने वाला होता है, ऐसे लीडर की तरह उसके पास बैठकर उनको गंभीरता से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी उनको एग्जामिन करने लगे। ऊँट उनकी गेंद जैसी छोटी खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगी और ऊन के गूंद, यानी ऊन जो होता है, वुलन जो बॉल होता है, उसकी तरह छोटे छोटे जो खरगोश थे वो उसके आसपास उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे और वहाँ पर जो तोते थे वो भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया था। यानी लेखिका का जो चिड़ियाघर था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षियाँ थी, जैसे लग रहा था कि पूरा भूचाल आ गया है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब वहीं पर रहकर सबके साथ उन्होंने मित्रता कर ली, सब उनके मित्र बन गए। अब धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे, यानी बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। यानी मोर जो होती है, मोर और मोरनी में अंतर यह होता है कि मोर के बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं जिनको हम देखते हैं नाचते समय। मोरनी के ऐसे पंख नहीं होते हैं और उनके सिर के ऊपर भी थोड़े लंबे लंबे से पंख ऊपर उठ जाते हैं, जिसे कलगी कहा जाता है, जो घना हो रहा था। इसीलिए कह रहे कि मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच और पैनी हो गई थी, उनकी चोंच जो है और भी नोकीली हो गई थी। गोल आँखों में नीलमणि की चमक झलकने लगी थी। हम धीरे धीरे जो है मोर और मोरनी बढ़ रहे थे और मोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा था, यंग हो रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा था। उसका गर्दन ऊंची कर देना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, आंखें टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। यानी धीरे धीरे ये बढ़ रहे थे और मोर जो है वो अपनी गर्दन को हिला हिलाकर बहुत सुंदर तरह से देखता था, दाना चुगता था, पानी पीता था, आंखें टेढ़ी करके सबकी बातें बहुत सुनता था और सुकुमारता और सौंदर्य था, यानी उसकी वो जो मोर था वो और सुंदर और अट्रैक्टिव हो रहा था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है, यानी जब चीज़ें जो है वो मोशन में रहती हैं उनको पिक्चराइज नहीं किया जा सकता है, उनको केवल शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। लेखिका जो है वो मोर के बारे में ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें सोच रही थी और लिख रही थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक
तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धम छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, श्याम श्वेत रंग वाले पंख, मंथन गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त साथी होने का प्रमाण देने लगी। यानी धीरे धीरे वो भी बढ़ रही थी मोरनी। मोरनी के पंख नहीं, जैसे मोर के पंख होते हैं वैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब बढ़ रही थी। वो भी अपनी गर्दन को हिला रही थी। उसके पास उतने सुंदर पंख नहीं थे, पर वो धीरे धीरे जो भी पंख थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मंथन गति यानी बहुत धीरे धीरे से बढ़ रहे थे, और साथ ही वो अपने मोर के लिए एक परफेक्ट जोड़ा वो बन रही थी धीरे धीरे। तो आज का पार्ट यहीं तक। अगला पार्ट हम अगला जो भाग है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना। धन्यवाद।